नमस्कार, हमारे साथ हैं आजम खान। रामपुर से 8 बार विधायक रहे आजम खान, यूपी सरकार में 4 बार मंत्री रहे आजम खान और अपने विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे आजम खान। आजम खान अपने काम की वजह से कम चर्चा में रहे, लेकिन अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। इस चुनाव में जब सभी सियासी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक चुनावी सरगर्मियों में व्यस्त हैं, प्रचार कर रहे हैं, आजम खान के प्रचार पर चुनाव आयोग ने न सिर्फ पाबंदी लगा दी है बल्कि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। क्या है पूरा मामला और आजम खान क्या सोचते हैं चुनाव आयोग के बारे में, अपने बयानों के बारे में और यूपी में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की राजनीति हो रही है उसके बारे में, इसी बारे में चर्चा करेंगे आजम खान से। आजम साहब, मेरा पहला सवाल, चुनाव का मौसम है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी रामपुर में जहां अभी हम हैं 17 तारीख को वोटिंग होनी है और आप एक तरह से चुनाव प्रचार से आपको वंचित कर दिया गया क्योंकि आपने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे कहा जाता है बहुत भड़काऊ बयान है और उसके बाद आपको अफसोस नहीं है कि वो बयान क्यों दिया? अगर वो बयान न दिया होता तो आज आप प्रचार कर रहे होते। देखिए, दो सवाल इसमें है कि मेरे प्रचार न करने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, और मैंने कोई भड़काऊ बात कही है। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं आपको। मैंने कोई भड़काऊ बात नहीं कही है। मेरा अंदाज तो सख्त हो सकता है लेकिन मेरे अल्फाज सख्त नहीं है। आजम साहब, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आपको अफसोस क्यों नहीं है कि आपने अगर कहा कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था बल्कि कारगिल की चोटियों पर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे, तो एतराज वाला बयान नहीं है। आप तकसीम कर रहे हैं फौज को भी हिंदू और मुसलमान में। ये आजम खान अगर चुनावी रैलियों में चर्चा करते हैं कारगिल फतह के 15 साल बाद, क्यों मेरे बयान की तरह बात कर रहे हैं? कर्नल अजीत सिंह के बयान की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये वाकया सब मुझे सुनाया, मुझे बताया, देश को बताया, टीवी को बताया और एक चैनल पर चला। आज भी उनकी जाती जायदाद है, वो आउटलुक में छपा, अखबारों में छपी, मुझे पता है, लेकिन आजम खान उसको इनकैश कर रहे हैं चुनावी रैली नहीं, चुनावी जलसों में। इतिहास बता रहे हैं, अपने दिल का दर्द बता रहे हैं, रो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने और ये कह रहे हैं कि हमारी कुर्बानियों को महसूस करो, वतन हमारा भी है, आजादी में हिस्सा हमारा भी है, हमें गद्दार मत कहो। तो मैं फिर उसी मुद्दे पर आऊंगा आजम साहब, क्योंकि इस बयान को जब हमने भी आपके जुबान से सुना तो 10 बार उसको टेप को हमने प्ले किया कि कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, नेता बयान देने के बाद कहते हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया, इसलिए मैंने इस बयान को बार बार प्ले किया, समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, 15 साल बाद कारगिल में जो शहीद हुए थे उनको आप मुसलमान कहकर आप एक तरह से चुनावी फायदा उठाने की कोशिश। पहली बात तो ये कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे पूरे जीवन में आपको झूठ नहीं मिलेगा, दामन पर दाग नहीं मिलेगा, हराम, नाजायज, कमीशन, इसका दाग नहीं मिलेगा। मेरे और मेरे बच्चों के शरीर में खून की बूंद नहीं मिलेगी हराम की। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये मैंने पहली बार नहीं कहा है, 1000 बार रैलियों में और सभाओं में कहा है। पकड़ा आप गया हूं 1000 बार। नहीं तो 1000 बार गुनाह किया, फिर ना, गुनाह नहीं किया, ये गुनाह 1000 गुनाह नहीं किया, अपने दर्द का इजहार किया। अगर मैंने ये कहा कि कारगिल की पहाड़ियों पर हमारे लहू की छींटें भी हैं, और लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कारगिल की चोटियों पर फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान था। जब आप ये कह रहे हैं तब आपकी मंशा है कि आप ये बता रहे हैं कि जो फतह किया वो मुस्लिम था। नहीं जी, मेरी ये मंशा न थी ना है। यही तो दर्द है हमारा कि हम भी उतने ही हिस्सेदार और हकदार हैं जितना कोई और। फिर ये नारा भावनाओं को फिर ये नारा क्यों लगता है, जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा। बच्चा बच्चा राम का, कुर्बानी के काम का। नहीं, मुझे लगता है कि ये नारा अगर चंद सरफिरे लोगों ने कहीं लगाया कि जो आजम खान का सर लाएगा, तब फिर आपको हाजी याकूब कुरैशी की भी बात करनी चाहिए, जो मेरठ में उन्होंने जो सर लाने की बात की थी। बिल्कुल निंदा करते हैं, सख्त मुखालिफ हैं, और आपको मालूम है हमारा उनसे कैसा विरोध है। आप जानते हैं चित्रा के विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी ऐसे लोगों से हमारी कैसी लड़ाई है। तो चंद सरफिरे लोग जो आप बयान बोल रहे हैं आजम खान, मैंने नहीं सुना है। 25 साल से पत्रकारिता में हूं, मैंने ये नहीं सुना है कि आजम खान का जो सर लाएगा। अगर ऐसे चंद सरफिरे लोग कहीं बोले होंगे जिनको कोई ऑफिशियल किसी पार्टी की लाइन, किसी सरकार की, किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं है, सार्वजनिक सभाओं में, जुलूसों में, सड़कों पर छपे हैं, अखबारों में ये बयान, ये नारे छपे हैं, समाचार पत्रों में छपे हैं,
टीवी के पर्दों पर आए हैं। नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई उग्र और सोशल आज तो सबसे बड़ा सबूत सोशल वेबसाइट है। कितने लोग सोशल वेबसाइट पर क्या कहते हैं मुसलमानों के बारे में? नहीं, हम ऐसे हैं। सोशल वेबसाइट पर अगर ऐसे लोग हैं जो फैनेटिक एलिमेंट, देखिए उस फैनेटिक एलिमेंट को क्या आजम खान इस तरह से फौज को हिंदू मुस्लिम में बांटकर जवाब देंगे? नहीं, कहां? ऐसा कहां है? जरूरी थोड़ी है जो आप कह रहे हैं मैं वो मान लूं। बिल्कुल मत मानिए। आप क्यों मानेंगे? मत मानिए। जो हम कहेंगे वो मानिए। कैसा सवाल बंटवारे का? अलग बात के सिख रेजिमेंट है, अलग बात के मराठा रेजिमेंट है, अलग बात के फला फला नामों से रेजिमेंट है, लेकिन ये भी सच है कि फौजों में धर्म और मजहब नहीं होता। और इसीलिए लेकिन आपने कर दिया इसको। नहीं कर दिया। 527 लोग करगिल पर शहीद हुए। तो पहली बार आपके इस बयान के बाद लोगों ने लिस्ट देखा होगा। पहली बार लोगों को ये मालूम हुआ कि शहीद होने वालों में भी मुसलमान हैं। पहली बार। लेकिन ये आज पहली बार क्यों? ये क्या किसी बीजेपी के नेता ने, वीएचपी के नेता ने कहा कि मुस्लिम गद्दार हैं और करगिल में या फौज में मुस्लिम शहादत नहीं देते? क्यों आपको इसकी गवाही देनी पड़ी इस शक्ल में? कुत्ते के बच्चे तक कहा हमें तो। देश की दूसरी बड़ी आबादी को कुत्ते का बच्चा कहा। क्या हुआ गुजरात में? तो आपने भी उसको कुत्ते का बड़ा भाई कहा दिया? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आपका बयान है हमारे पास? बिल्कुल गलत बयान है, गलत लिखा गया है। देखिए मैं फिर मिसाल देता हूं आपको। कुरान हकीम हमारी जिंदगी की रूह है। उसकी एक आयत का तर्जुमा है, मत जाओ नमाज के करीब। आप बस उतना अगर दिखाएंगे तो लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे कि कुरान कह रहा है। लेकिन ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि मत जाओ नमाज के करीब उस वक्त जिस वक्त तुम नशे की हालत में हो। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम को या कौम को कुत्ते का बच्चा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कार के नीचे, गाड़ी के नीचे आ जाती है तो उस पर भी तकलीफ होती है, चाहे वो कोई भी हो। ये मुनासिब मिसाल थी हमारे लिए। अफसोस हो रहा है कि आप भी से मुनासिब मिसाल नहीं, उस मिसाल पर आपको एतराज जताने का हक है। वही तो जता रहा हूं। लेकिन उस एतराज की भाषा, आपने कहा कि हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी, हमें तुम्हारा गम नहीं। ये गलत छपा है। ये इलेक्शन कमीशन का है जो गलत छपा है, जो नोट आपको गलत छपा है, नोटिस भेजा होगा। ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये हरगिज नहीं कहा ऐसा। आप हमारे वीडियो देख लीजिए। ये इलेक्शन कमीशन का है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. श्रीवास्तव है, इन्होंने आप ही को भेजा है आजम साहब। उसी में ये लिखा हुआ है। इसका जवाब आपको देना था। आप डीएम गाजियाबाद की रिपोर्ट भी तो पढ़िए जी। आप डीएम गाजियाबाद की भी रिपोर्ट पढ़िए। क्या है, आपने सिर्फ एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष भी देखिए, उनकी रिपोर्ट भी पढ़िए। क्या कहा है डीएम गाजियाबाद ने? लेकिन आप तो इस बयान के बाद आपको इलेक्शन कमीशन ने आपसे जवाब मांगा, आपकी आलोचना हुई, लानत मलामत हुई, लेकिन उसके बाद आगे बढ़कर आपने संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत पर भी आपने कहा कि अल्लाह ने उनके साथ इंसाफ किया। एक ने नसबंदी लागू की इसलिए उसकी मौत हो गई, दूसरे की राजीव गांधी ने ताला खुलवाया इसलिए। लानत मलामत तो 60 बरस से हो रही है। थक गए हैं। अब आने वाली नस्लों को इतना जलील होकर जीने नहीं देना चाहते, इसलिए सफाई देने पर मजबूर हो रहे हैं। और पूरे देश को इस पर सोचना चाहिए कि दूसरी बड़ी आबादी बराबर ये कह रही है कि हम गद्दार नहीं हैं। ये मुल्क की बहुत बड़ी बात। लेकिन कह कौन रहा है गद्दार है आजम साहब? हालांकि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आजम खान 8 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे। आप लगभग 68-70 साल के हैं, इतना लंबा सियासी तजुर्बा है। आप राजीव गांधी और संजय गांधी के लिए अगर कहते हैं कि अल्लाह ने उनको उनके साथ इंसाफ कर दिया, एक को के एक्सीडेंटल डेथ हुई, दूसरे को एलटीटी हमले में मारे गए, ये कहना आपको लगता है वाजिब है? देखिए, मैंने एक बात ये कही है कि जमीन वालों, मैंने आपसे कहा ना कि आधी बात आप कहेंगे और आधी बात सुनेंगे तो आपको हो सकता है मुजरिम लगे। हमने ये कहा है कि जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और जमीन वालों अगर जमीन वालों के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब आसमान वाला इंसाफ करेगा तो तुम उसकी ताब नहीं ला पाओगे। आसमान वाला इंसाफ करता है। नहीं, लेकिन संजय, मैं फिर कह रहा हूँ ये सवाल, मैं भी फिर कह रहा हूँ, संजय मैं भी फिर कह रहा हूँ कि जो एक्सीडेंटल डेथ होना, राजीव गांधी का और एलटीटी हमले में राजीव गांधी, मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि जब जमीन वाले जमीन वालों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो आसमान वाला करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो बराबर कह रहा हूं।
क्या गलत कह रहा हूँ? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव बिल्कुल बयान है आजम साहब। इसमें क्यों प्रोवोकेटिव है? तो मतलब राजीव गांधी की हत्या हुई, वो आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सही है? मैंने इतना बड़ा कोई गुनाह किया था उन्होंने, इसलिए अल्लाह ने मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं तो सिर्फ एक जो निजाम कुदरत है वो बता रहा हूँ कि जमीन वालों के साथ जब इंसाफ नहीं करते हैं तब आसमान वाला करता है। और हम मजहबी लोगों का देश है, ये किसी धर्म के लोगों, और हम अपने मालिक में यकीन। लेकिन जब आप बोलते हैं किसी धर्म के लोग हैं आजम साहब, और जब आप तकरीर करते हैं, आपकी कुछ तकरीर भी हमने सुनी है, तब लगता है कि आप वहां बहुत ही उत्तेजक, भड़काऊ, फीलिंग को प्रोवोक करने वाला और अपने कौम में खुद को अपना रहनुमा बताने वाला भाषण देते हैं, जिससे आपको माने कि अगर असली रहनुमा नुमाइंदा हमारी कौम का है तो हमारे आजम खान है, तालियां बजती है। कहां छोड़ा किसी को रहनुमा आपने? बनने ही कब दिया? किसी की जबान काटी, किसी के हाथ काटे, किसी का सर काटा, कहां बनने दिया आपने? इस देश में मैं फिर कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, अभी वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी और तमाम ऐसे बड़े ऊंचे ओहदों पर हैं। बात देश के नेता की हो रही है। आप भी आजम खान हैं, आप मंत्री हैं, और अखिलेश यादव की सरकार हो या मुलायम सिंह सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, आजम खान जो नंबर 2 की हैसियत वाले हमेशा। आपने जिन लोगों की बात बताई वो बड़े बड़े पदों के लोग थे। मेरी मिसाल आपने दी, मैं चंद दिन के लिए वजीर रहता हूं और उसके बाद नहीं रहता हूं, तभी मुझसे मोहब्बत करने वालों का जुनून यही रहता है जो आज है। क्या करूं इसके लिए? आप 4.5 मुख्यमंत्री बताते हैं, इसलिए नहीं कि आप मेरा दर्जा बढ़ाते हैं, इसलिए आप ये कहते हैं ताकि मैं वहां से भी निकाल दिया जाऊं। आप हमें माफ करें, आप भी हमारे साथ इंसाफ नहीं, इसका मतलब आप हर आदमी को शक की नजर से, आप भी हमारे साथ इंसाफ नहीं करते। आपने भी मुजफ्फरनगर के दंगों का सच इसलिए दिखाया कि आपने उनके जख्म भरने ही नहीं दिए। सरकार हमने संगीत सोम से लेकर भारतेंदु से लेकर हुकुम सिंह से लेकर संजीव बलियान की लगातार खबरें दिखाई जिन्होंने दंगों में संदिग्ध भूमिका थी। सरकार ने कितना मरहम रखा, आपने न सुनाया न दिखाया। आपने कत्ल दिखाए, कातिल नहीं दिखाए। कैमरे आपके थे कातिलों के वक्त भी। आपने जलते हुए घर दिखाए, जलाने वाले नहीं दिखाए। कैमरे में आजम साहब जो था वो सब दिखाया गया, सब कुछ था और सब कुछ आज भी है, आज भी है। साहब मुझे लगता है ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है कि जितने आपकी सरकार की नाकामियों को, अगर आप अपनी नाकामियों से आप दंगे को नहीं रोक पाए और हमने आपकी नाकामियों को एक्सपोज किया, तो उसके लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब से हमने आपके तर्जे अमल पर उंगली उठाई है तब से आप थोड़े बाज आए हैं। नहीं, हम बाज नहीं आए। आपने गलत बयान दिया। मैं दिल्ली से चलकर आया हूँ, 200 किलोमीटर आपसे सवाल। मैं सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के जख्मों पर से खुरंट उखाड़ने आपने तभी कम किए हैं जब हमने ये सवाल भी रखा है कि आपने जुल्म तो दिखाया, जालिम नहीं दिखाए। जितना हमारे कैमरे की जद में था, जितना हमने मैं तो कह रहा हूं कि जो बीजेपी के विधायक, जो बीजेपी के नेता जिनकी भूमिका संदिग्ध थी, उनको दिखाया गया लगातार। और आजम खान, अगर आज आपके चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगी, आपने जो बयान दिया वो भी दिखाया। आपने कातिल नहीं दिखाए। अगर कातिल नहीं, कातिल आपके कैमरों में हैं। आप दीजिए, हम दिखाएं। मैं कहाँ हूँ देने वाला? नहीं, कातिल हमारे कैमरे में कैसे है? अगर मैं कैमरा लेके जा सकता होता तो मैं खुद जाता। हमारे कैमरे में एक तस्वीर थी जिसमें कहीं कादिर राना दिख रहे थे, जिसमें साध्वी दिख रही थी, वो सब हमने दिखाया। हमारी तस्वीर में अलग अलग पार्टियों के नेता संदिग्ध भूमिका में प्रवोक करते हुए दिखे, हमने दिखाया। नहीं दिखाया। आपके कैमरे मौजूद थे उस वक्त भी जब कत्ल हो रहे थे। आपके कैमरे मौजूद थे जब आगे लगाई जा रही थी। आपने आगे लगती हुई दिखाई, आगे लगाने वाले। ये मेरे ख्याल से गलत इल्जाम है। आज भी मैं कहता जब आपके अगर ये तस्वीर आजम साहब होगी तो जरूर दिखाई जाएगी। जब आपके कैमरे आगे दिखा रहे थे, मकान चलते हुए दिखा रहे थे, तो जलाने वाले क्यों नहीं दिखाए गए? नहीं, जलते हुए भी हमने बहुत कम दिखाया आजम साहब। उसकी कई बार मीडिया की भूमिका आजम साहब ये भी होती है। आपको सब दिखाना चाहिए। कई बार मीडिया की आपको जलाने वाले भी दिखाना आजम साहब, कई बार भूमिका ये भी होती है कि आप ऐसी चीजें न दिखाएं जिसका असर देश के बाकी हिस्सों में हो। इसलिए आप कई बार उस पर एक संजीदगी बरतते हैं। अच्छा, ये संजीदगी है। कई जगह होती है जलते हुए मकान दिखाएंगे
कत्ल होते हुए लोग दिखाएंगे, में तनाव बलात्कार होने वाली लड़कियां दिखाएंगे, न बलात्कारी दिखाएंगे, न कातिल दिखाएंगे, न घर जलाने वाले दिखाएंगे। घर जलाने वाले की कोई तस्वीर कैमरे में नहीं थी टिल डेट टिल नाउ, मुझे नहीं पता ऐसी कोई तस्वीर थी, होती तो जरूर दिखती। ये कैसा जर्नलिस्ट होती तो जरूर दिखती। इतने बड़े बड़े आपके चैनल्स सब कुछ निकाल कर ले आते हैं, कैसे भयानक स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, दरोगा का स्टिंग हो रहा है, हमारा दिखाया जा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम तो कहते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में जमाना कितना आगे है, हमारे जितने भी फोन हैं किसी और के फोन हैं, हमारी आवाज, हमारे नंबर, हमारी बात पकड़ी जा सकती है। कहाँ है सबूत? हमारे ऊपर 7 सुप्रीम कोर्ट के नोटिस, मामूली बात है। नहीं, अभी जो आपका बयान है आजम साहब, अभी तो चूंकि आपके प्रचार पर पाबंदी लग गई इसलिए कुछ ही बयान तक सीमित है, वरना 17 तारीख तक आप करते तो, और उसके बाद 24 तारीख को फिर सेकंड फेज है, थर्ड फेज है यूपी का, उसमें करते तो ऐसे 25 बयान और देते आप। मैंने क्या गलत कह दिया मेरे अजीज, मेरे भाई, मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने अपनी कुर्बानी, अपने लहू का जिक्र कर दिया, जुल्म कर दिया? अरे मेरा दर्द तो समझिए आप। नहीं, दर्द समझाने का AMU स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई। नहीं, यहाँ कहां कोई AMU स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई। अंग्रेजी के अखबारों में ये विज्ञापन निकलते हैं, किसी को नहीं दिखता। तो इन सब को प्रोटेस्ट करने का आजम साहब तरीका हो सकता है। अगर आपको कहीं लगता है कि नाइंसाफी होती है, प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है और उन करोड़ों इंसानों के दिल का दर्द है जो इस जिल्लत को सह रहे हैं। तब तो फिर इस भाषा में अगर आप कहते हैं, ये जुबान में कि दिल का दर्द है, फिर आजम खान की तरह ही अगर अमित शाह भी जाकर कहते हैं तो भी दिल का दर्द है, ये जस्टिफाई वो भी करेंगे। फिर उनके दिल का दर्द यह है ना, उनके दिल का दर्द ये कब है? उनके दिल का दर्द तो गुजरात है, और जिस बात में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात में जाने पर पाबंदी लगाई है वह है उनके दिल का दर्द। मेरे दामन पर है कोई ऐसा दाग? कोई देश में एक हिंदू भाई ऐसा ला सकते हैं जो ये कहे कि मेरे इंसाफ के कलम से उसके साथ नाइंसाफी हुई है? शक्ल नहीं दिखाऊंगा, एक ला दीजिए, 2 नहीं। आजम साहब, आप इतने साल से सियासत में हैं, क्यों आप हर समय विवादास्पद बयानों के इसलिए कि हक कहता हूं, हेडलाइंस में आते हैं? इसलिए कि हक कहता हूं, सच कहता हूं। नहीं, सच कैसे कहा जाए और कहां कहा जाए और कब कहा जाए? बिल्कुल सच सही कहने के वक्त पीछे मकसद क्या है? मकसद यह है कि फाशिस्टों के हाथ में मुल्क जाना नहीं चाहिए और ये देश को फैसला करना है, उसी का वक्त है ये आपका सियासी वक्तव्य है, या आप दे सकते हैं? सियासी वक्त ये आप दे सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, ये आपको देने का हक है, इस भाषा में आप बोल सकते हैं। और क्या दे रहा हूं? नहीं, वो आप मैंने फिर आपको बताया है कि आप संजय गांधी की एक्सीडेंट को सही ठहरा रहे हैं कि अल्लाह ने उनके साथ इंसाफ किया, राजीव गांधी के असैसिनेशन को कह रहे हैं अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। निजाम कुदरत बता रहा हूं, आप निजाम कुदरत से टकरा रहे हैं। मैं तो आपसे भी कहता हूं कि आप एक मजहबी आदमी होने के बावजूद निजाम कुदरत से इनकार कर रहे हैं, सिर्फ एक खबर बनाने के लिए। आजम साहब, क्यों ऐसा लगता है कि अगर अभी भी आजम खान के बारे में हम गूगल, जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है दुनिया का, उस पर आजम खान अगर हम टाइप करके सर्च करें, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी में, तो आपके 500-700 बयान जो खुलते हैं और सैकड़ों पेज खुलते हैं, हर पेज में आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से, तो आपको अफसोस नहीं होता? या आप इसी तरह की, या आजम खान स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है? इन मुसलमानों को कहां ले जाकर फेंक? आप उनके डेवलपमेंट के लिए काम करिए। और क्या करते हैं? आप उनके डेवलपमेंट के लिए काम करिए, उनको जहालत से निकालिए। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रहते हैं, यहाँ का डेवलपमेंट देखा है आपने? आपने हो सकता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया होगा, मुझे सड़कें अच्छी देश में किया आ रहा था, सड़कें अच्छी दिखी। क्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। यही तो दर्द है मेरा। बिल्कुल है, मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मैं इसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। मैं आजम खान एक सियासी शख्सियत जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, मैं उस हैसियत से बात कर रहा हूँ कि 2.25 साल, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए सरकार बने हुए आपकी यूपी में। सरकार में रहते हुए मुसलमानों के लिए जो काम चाहे मुलायम सिंह पहले सरकार में वो करने की बजाय इंसानों के लिए नहीं, मैं इंसानों की, क्योंकि आपका कंसर्न मुस्लिम को लेकर है, उनको लेकर भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तो क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आज के दिन
मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी ज्यादा मैं सहमत हूं इससे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट मैंने भी पढ़े, रिकमेंडेशन। तो क्यों मुलायम सिंह यादव ने यूपीए 2 के सामने शर्त रखी होती कि सच्चर कमेटी की सारी सिफारिशों को शब्दशः लागू करो एक टाइम फ्रेम के साथ, तो मैं समर्थन दूंगा। तो ये तो आप नहीं करते हैं। आप वहां समर्थन देते हैं, नूरा कुश्ती खेलते हैं, और यहां आप चुनावी मौसम में आप कहते हैं वो फौजी मुस्लिम थे, संजय गांधी मर गए सही थे, वो गुंडा है। हम 10 बरस केंद्र की सरकार सिर्फ फाशिस्टों को रोकने के लिए चलाते हैं। जब हम फाशिस्टों को रोकने के लिए केंद्र सरकार चलाते हैं तो कांग्रेस बहुत खुश होती है, और जब कांग्रेस के कुकर्मों को गिनाते हैं तो कांग्रेस ही हमसे ये कहती है समर्थन क्यों दिया था। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन जब आप फाशिस्टों को तो ताकत से आने से नेताजी ने रोका है, आगे भी रोकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लोग कहते हैं कि गुजरात में 12 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, और आपके सूबे में जहां आप बैठे हैं रामपुर यूपी में 125 से ज्यादा दंगे हुए, छिटपुट छोटी बड़ी घटनाओं। सुनेंगे आप ये सच? जरूर सुनो। कातिल को मसीहा कह दिया, जरा उसका दर्द तो सुनिए। जिन मुस्लिम मोहल्लों में कत्लेआम हुआ था, जो बच्चे तेजाब में गलाए गए थे, उन्हीं मोहल्लों से कातिल को वोट पड़ा। क्या करें, कहां जाएंगे? वो दहशत का वोट है, वो डर का वोट है, वो खौफ का वोट है, वो अपने आप को जिंदा रखने का वोट है, अपने आप को बचाने का वोट है। नहीं, लेकिन अगर आप ये जो कह रहे हैं आजम साहब सही है, तो आपके सूबे में क्यों इतने दंगे हुए? क्यों मुजफ्फरनगर, जिन मुसलमानों ने मुलायम सिंह को अपना माना, अपना रहनुमा माना, 250 सीटें मिली विधानसभा में, वो मुलायम सिंह मुसलमानों के भी हितैषी चिंतक और दंगा रोकने में नाकाम रहे। मुसलमान ये अच्छी तरह जानता है कि मुलायम सिंह यादव से ज्यादा हितैषी उनका कोई नहीं है। अगर मुलायम सिंह यादव सेकुलर नहीं है तो पूरी दुनिया में कोई सेकुलर नहीं है। आई स्टिल स्टैंड फॉर दिस उस सेकुलरिज्म का क्या करें जिससे अपनी सरकार में 125 दंगे हुए? नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, गलत रिपोर्ट है। इसके अलावा जहां तक मुजफ्फरनगर की बात है, मुजफ्फरनगर का सच यह है कि उन दंगों के पीछे सिवाय फाशिस्ट ताकतों की कोई ताकत नहीं थी। तो नाकामी मुलायम सिंह यादव, आजम खान, अखिलेश यादव, इन सब की थी। इन सबको इस्तीफा देना चाहिए कि लोकल जो फाशिस्ट ताकतें जो आपके हिसाब से थी वो वहां दंगा कर रही थी और हम रोकने में नाकाम। यही तो फाशिस्ट चाहते हैं। तो आप रोकने में क्यों नाकाम होते हैं? अगर दंगा होता है तो आप रोकने में क्यों नाकाम होते हैं? देखिए, मैं बहुत दिन से एक बात कह रहा हूं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर गौर करना होगा। आपको याद होगा अभी 10-15 दिन एक रैली में नेताजी ने यह कहा कि अफसरान के नाकाम अमल से दंगा रोकने में हम नाकाम रहे। ये आप कहेंगे आजम खान, कोई यकीन नहीं करेगा कि आप सत्ता के शीर्ष पर रहकर ये तो अफसर आपकी बात नहीं मानेगा। चुनाव के नतीजे बता देंगे। अफसर आपकी बात नहीं मानेगा। चुनाव के नतीजे, मतलब दंगा और नाकामियों का ठीकरा आप अफसर पर फोड़कर और खुद मान रहे हैं कि आप फोड़ेंगे। इसलिए फोड़ेंगे कि जितना वाकया हुआ वो चंद घंटों के अंदर हुआ है। लेकिन रैलियां जो अलग अलग दिन हुई, असेंबलिंग इतने लोगों की हुई, उसको रोका जा सकता था। रोकी गई नहीं, लेकिन हुई 2 दिन अलग अलग दिन हुई। जाहिर है रोकने के तरीके भी कानून के दायरे के अंदर होंगे, मोदी जी वाला तरीका नहीं होगा। उसके बाद रिहेबिलिटेशन में कमी रही और मुलायम सिंह ने कहा जो वहां बैठे हैं बीजेपी के एजेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल कमी नहीं रही। नेताजी ने ये नहीं कहा बीजेपी के एजेंट है, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समाज विरोधी तत्व। तो आजम खान साहब, ये तो सच है कि मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को रहनुमा माना। आज यूपी के मुसलमान भी मुलायम सिंह से ठगे महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी हिफाजत नहीं हो सकी। और 2 साल में अगर कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए था उनको जहालत, गरीबी, गुर्बत से निकालने के लिए, वो नहीं हुआ। चुनावी मौसम में फिर झुनझुना बजाकर, मोदी का डर दिखाकर वोट मांगने में सब बहुत काम हो रहा है, नतीजे भी आ रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आप डरा ज्यादा रहे, काम कम कर रहे हैं। मुसलमानों को नरेंद्र मोदी का खौफ मुसलमानों के जहन में डाल रहे हैं कि मोदी खूनी है, दरिंदा है, खून से रंगे हाथ हैं। डरा कर आप वोट लेकर मुसलमानों को पोलराइज करने की मैं थोड़ी कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है। आपको कभी लगता है कि आप जिस ढंग के बयान देते हैं, ठीक है आपको मुस्लिम पसंद करते होंगे, आप मुस्लिम चेहरा भी हैं, आप सीनियर मोस्ट मंत्री भी हैं, और कई बार माना जाता है अखिलेश यादव की सरकार में 3 चचा है, चचा आजम खान, चचा शिवपाल यादव, चचा राम गोपाल यादव। निकलवा दीजिए।
और चचा आजम यही खान, तो दर्द है चचा आप- आजम खान के सामने अजीत भाई, अखिलेश यादव की भी नहीं अजीत चलती। भाई, ये बहुत लोगों की तकलीफ और परेशानी है कि मैं क्यों वहां वजीर हूँ, क्यों नहीं आखिर मुझको निकाल कर बाहर किया जाता। कहते हैं चचा आजम खान के सामने अखिलेश यादव की भी नहीं चलती। आप कहते हैं नहीं, ऐसा परसेप्शन है कि चूंकि आप मुलायम सिंह जी के करीबी हैं। अपने अलावा देखिए, आप क्यों बच्चों को लड़ रहे हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? हम तो हिस्सा है उस घर का, उस परिवार का, आप हमें उससे क्यों अलग कर रहे हैं? आपके डिफरेंसेस कई बार पब्लिक डोमेन में आते हैं। जब आप आगरा नहीं गए थे और वहां से राम गोपाल यादव ने कुछ बयान भी दिया कि पार्टी का फंक्शन है, नहीं आएंगे तो कार्रवाई के संकेत भी कुछ मुजफ्फरनगर के हालात ने मुझे इतना मुतासिर कर रखा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। लेकिन आप पर यह भी इल्जाम है कि मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, जिन मुस्लिमों की रहनुमाई की बात कर रहे हैं, वहां आप उनका हाल जानने नहीं गए। मैं अगर हाल जानने जाता तो अजीत भाई, पता नहीं आपके कैमरे क्या क्या दिखाते और फाशिस्ट क्या उन पर सितम ढाते। उन लोगों से जाकर पूछिए, बताएंगे मैं क्यों नहीं आया। एक शख्स आपको ये शिकायत करने वाले नहीं मिलेंगे कि मैं क्यों नहीं आया। उन्हें मालूम है कि न आने के बाद भी मुझे 7 नोटिस है सुप्रीम कोर्ट के, आने पर क्या सितम ढाया जाता उन पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। आजम खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो आपको नोटिस भेजा था, वो नोटिस मेरे हाथ में, इस नोटिस में आपके जो बयान है वो इसमें बयान दर्ज है और 11 अप्रैल 2014 को उन्होंने शाम को 5 बजे तक आपसे आकर अपनी सफाई देने को कहा था, लेकिन आपने इसकी सफाई नहीं दी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। आज भी दिल्ली के अखबारों में ये छपा है कि हमने अभी तक जवाब नहीं दिया है और इलेक्शन कमीशन कोई और बड़ी कार्रवाई करने वाला है। जबकि आपकी जानकारी के लिए 11 अप्रैल को ये रिसीविंग हमारी आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन की। 5 बजे तक का हमें समय था, लगभग 2 बजे ये रिसीविंग करा दी गई, लेकिन हमारे खिलाफ 2 बजे से पहले कार्रवाई की जा चुकी थी। तो इसलिए आपने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि कांग्रेस की गुलाम है, कांग्रेस के एजेंट। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। देखिए, जो हमने नहीं कहा वो हमसे मत कहलवाइए। तो ये सब जगह अखबारों में छपा क्या आपने कहा कांग्रेस? हमने ये कहा है कि जिस तरह सीबीआई के ऊपर उंगली उठती है कांग्रेस की और केंद्र सरकार की, उस तरह इलेक्शन कमीशन अपने पर उंगली न उठवाए। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक संस्था पर आपने जो कहा, आप पर भी कार्रवाई हुई, कुछ इलेक्शन कमीशन के सबूत या आपके बयान के हिस्से हैं। अमित शाह ने कहा, उन पर भी कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की बात की, उनके भी प्रचार पर पाबंदी लगी। लेकिन अमित शाह की तरफ से बीजेपी इसी तरह का इल्जाम लगा रही है और आप कह रहे हैं कि सीबीआई की तरह काम न करे इलेक्शन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था तो सीबीआई भी है और इलेक्शन कमीशन भी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक बात और भी कहना है आपसे, और वो ये कहना है कि इसी तरह का नोटिस जो मुझे दिया गया गाजियाबाद में, बिल्कुल उसी भाषा का एक एक शब्द वही इलेक्शन कमीशन ने अजीत सिंह साहब को भी दिया था। लेकिन क्योंकि भारत सरकार में मंत्री हैं, उनकी माफी हो गई, वो दूध के धुले हो गए, मेरे खिलाफ एक्शन हो गया। तो बेनी जी के ने क्या कुछ नहीं कहा, मगर वो भी भारत सरकार में मंत्री हैं। तो आपको अपने बयान पर कोई मलाल नहीं है? आपको गुस्सा इस बात पर है कि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्यों की और आपको प्रचार से वंचित क्यों कर दिया? कोई गुस्सा नहीं है, मुझे अफसोस है, ये मेरे दिल का दर्द है। लेकिन देश चाहता है कि आप अफसोस अपने बयान पर करें, जो आप नहीं करने को तैयार है। देश उस पर नाज करे कि मुसलमान अपने खून का एक एक कतरा देश की पहाड़ियों पर, देश की सरहदों पर बहाना चाहते हैं। देश इस पर नाज करे और ये आजम खान कह रहा है। देश इस पर जरूर नाज करे, लेकिन देश ये नहीं चाहेगा कि आजम खान चुनावी रैलियों में जाकर, उसको सभाओं में किस्से सुनाकर इनकैश करने की कोशिश करे, चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश करे। क्यों? अभी तो देश का बादशाह तय होना है, 2 महीने बाद क्या करूंगा सुनाकर। तो इसलिए अभी चूंकि चुनावी मौसम है, इसलिए आप सुनाकर उससे चुनावी फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। आप खुद कर रहे हैं। अजीत भाई, देश को फाशिज्म से बचाना चाहता हूं। कौन सरकार बनाएगा ये आने वाला वक्त जानेगा, लेकिन देश फाशिस्टों के हाथ में ना आ जाए, इस कोशिश में लगा हूं। क्या गलत कर रहा हूं? तो इस कोशिश में आप तकसीम कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक खाई को गहरी और सेकुलरिज्म और फाशिज्म में तकसीम कर रहा हूं। हमने तो ये कहा कि हमारी कुर्बानी भी मानो,
रेत पर हमारे लहू के दाग हैं, ये भी मानो। आपने ये कहा कि करगिल फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान थे, मुसलमान अगली लाइन उसमें थे कि मुसलमान आप थे। ही और ही की बहस में हैं, आप ही और भी की बहस में हैं। नहीं, हम इस बहस में आप क्या देश को मुसलमानों बांट रहे हैं ना, देश को ना, जो विचारधाराएं बांट रही हैं, चाहे अमित शाह की विचारधारा जिस क्यों हो, कुर्बानी उसी विचारधारा का एक्सटेंशन दूसरे काम में आजम खान है। वो तो आप बांट रहे हैं, हमें अलग कर रहे हैं, आप आइसोलेट कर रहे हैं, हमें मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं, आप कुर्बानियों से अलग कर रहे हैं, आप हमारी बातों को इस तरह पेश करके आप हमें गुनहगार साबित कर रहे हैं, और आप मुझे गुनहगार साबित नहीं कर रहे हैं, आप करोड़ों लोगों को गुनहगार साबित कर रहे हैं। अमित शाह की बांट रहे हैं आप नहीं, आप अमित शाह से हमारी मिसाल देकर हमारा अपमान कर रहे हैं, तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारे पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है पूरे जीवन में, कोई ऐसी रपट, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी बात नहीं है, हम नहीं कहना चाहते आगे। आप हमें कमजोर कर रहे हैं, नहीं तो मुस्लिम आप हमें आइसोलेट कर रहे हैं, आप हमें मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं, आजम साहब, आप हमें हिंदुस्तान की वतन परस्ती से काटना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक मुनज्जम, बिल्कुल नहीं। मैं चार्ज लगाता हूं कि ये बहुत मुनज्जम साजिश है हमारे खिलाफ। आजम साहब, हम और यही वजह है कि अंग्रेजी के अखबारों में इश्तिहार आता है, AMU स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई। कौन है जो उस वक्त मुकदमा कायम करता है? क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? क्यों नहीं आपके पर्दे पर ये सही? और आपको तुरंत लीगल नोटिस भेज के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एड्रेस करना चाहिए, हम दिखाएंगे उसको आजम साहब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या मुस्लिम लीडर होने के लिए, क्या मुसलमानों का वोट पाने, सब कुछ आप क्या मुसलमानों का वोट पाने के लिए, क्या मुस्लिम लीडर होने के लिए इसी तरह की जुबान का इस्तेमाल करना जरूरी है? क्यों? सच बताना अगर जुर्म है तो सच बताना भी जुर्म है। मैंने लहू दिया है, आप नहीं बता रहे हैं। एक पूरी सोच है जो ये साबित करना चाहती है आने वाली नस्लों को मुसलमानों का आजादी में कोई योगदान नहीं है। आजम साहब, जो उग्र हिंदुत्व के पैरोकार ऐसे चंद लोग हैं, या ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने नारा लगाया था राम लला हम आएंगे, या ऐसे जो भी लोग हैं जहां भी हैं, जिस भी समुदाय विशेष या जिस भी पार्टी विशेष के एक्सटेंशन विंग में, उनकी भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए जितनी अगर कोई मुस्लिम फैनेटिक को अपील करता है उसकी। आपने तो पर्दे पर कोई निंदा नहीं की। अडवाणी जी जब रथ लेकर निकले तो आपने उस रथ के पीछे सारे कैमरे लगा दिए और पूरे मुल्क का क्या हश्र कर दिया आपने। ये गलत इल्जाम इसलिए है, अमित शाह ने अगर ये बोला, अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, बात को टालिए मत। तो आप भी जिसको होता है बोल ही देते हैं, आप अमित शाह को गुंडा नंबर 1 बोल देते हैं, नरेंद्र मोदी को हत्यारा बोल देते हैं। आपके टारगेट पर जो होता है आप भी मैंने ये नहीं कहा, शब्दों को चयन में कोई थोड़ी संजीदगी बरतते हैं। भाई मैंने ये नहीं कहा, मैंने जो कहा वो सुनिए आप। मैंने कहा कि शहर के गुंडे को सिटी मजिस्ट्रेट शहर बदर करता है, जिले के गुंडे को जिला मजिस्ट्रेट शहर बदर करता है, लेकिन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देश की राज्य बदर किया हो उन्हें भारत रत्न दूं? नहीं, रात को रात कह दिया मैंने, बस इसी पर बिगड़ गई दुनिया। लेकिन जब ये चुनावी मौसम में आप एक समुदाय विशेष में कहते हैं, उससे लगता नहीं कि थोड़ी भावनाएं भड़कती? इमरान मसूद ने क्या गलत किया? आजम साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं अगला कि इमरान मसूद ने क्या गलत किया? हालांकि इमरान मसूद का वो बयान तब था जब आपकी पार्टी में थे 6 महीने पहले। अगर वो कहते हैं कि मोदी को बोटी बोटी काट देंगे, गुजरात में 4%, यहाँ 42%, तो गलत था सही था? मैं इस पर समर्थन किया। आजम साहब, आपको लगता नहीं कि जैसे आपके तबेले से भैंसें गायब हो गई, उन भैंसों को लेकर आप इतने चर्चा में रहे, और जिस ढंग से आप बहुत तंज के साथ कुछ बातें कहते हैं, जिसमें आपने कह दिया कि आपकी भैंसें क्वीन विक्टोरिया से ज्यादा मशहूर हो गई, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि गूगल पर आजम खान जैसे ही सर्च करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो आजम खान भैंसें भी साथ में आती है। तो इस तरह का बयान देकर लगता नहीं कि आप एक अपनी बात को जिस ढंग से कहते हैं उससे भी संदेश गलत जाता है कि एक मंत्री की भैंस गायब होती है, पुलिस उसकी तलाश करती है, पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, आजम खान कहते हैं मेरी भैंसें विक्टोरिया ज्यादा मशहूर। भाई जीने भी दोगे नहीं जीने दोगे? भैंसें हम 20 बरस से पालते हैं, उनसे हमारे बच्चों की परवरिश होती है। हमारी भैंसें हमारे लिए हमारी रोजी का जरिया है। उनका चोरी हो जाना हमारे बच्चों का गुजर बसर चोरी हो जाना है। नहीं मिलती तो आप ये कहते कि इतना कद्दावर नेता, उसकी भैंसें नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? नहीं मिलती, पूरी ताकत क्या कहा? नहीं, भैंसों की तलाश में मिलती नहीं, भैंस चोरी हुई थी, सिर्फ भैंस की तलाश हुई, भैंस हीरोइन हो गई, भैंस मलका विक्टोरिया हो गई। मैं क्या करूं?
नहीं, भैंस इससे से मेरी तलाश गलती नहीं क्या हुई। है? तलाश में देर हुई तो पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए। चोरों की तलाश में जिस सूबे में पुलिस वाले सस्पेंड ना हो, जिस सूबे में बलात्कार का रिकॉर्ड पिछले साल से इस साल में 48% बढ़ गया खुदा के लिए मुझ पर रहम करिए, पूरे देश में मेरी इमेज को इतना खराब मत कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें कोई दबाव नहीं दिया गया। अगर रामपुर का आप रेट ऑफ क्राइम देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम रेट ऑफ क्राइम है रामपुर का। अगर आप ये देखेंगे कि कितनी जल्दी जुर्म पकड़ा जाता है तो रामपुर नंबर 1 पर है। उसमें रामपुर भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसे हिंदुस्तान से अलग क्यों करना चाहते हैं आप? मेरी खूबियां क्यों नहीं बताते? आजम साहब, लेकिन आप पूरे सूबे के मंत्री हैं और सूबे में जो सरकार है उसमें अहम ओहदे पर अच्छा, है। तो मेरी भैंसें नहीं मिलती तो आपको खुशी होती? ये गम है आपको कि मेरी घूमी हुई भैंसें मिल गई? कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है इस देश में, या सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभर सकती है। नहीं बन सकती। और अगर बन 5 कैसे बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? 5 राज्यों में सरकारें हैं, सारे पार्लियामेंट के कैंडिडेट उनके जीत गए तो 91 हो रही, 91। बीजेपी के लोगों का कहना है, जो सर्वे आ रहे हैं, कहना है कि 200 से 225 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिल सकती है। 200 इन्हें मिलेंगी, 300 दूसरों को मिलेंगी, तो 300 वाले सरकार बनाएंगे या 200 वाले बनाएंगे? तो आप इस देश में आप जानते हैं कितने दल बदलू किस्म के लोग होते हैं चुनावी मौसम में? 300 के साथ दल बदलेंगे या 200 के साथ? उसमें शिवसेना भी है, उसमें एनडीए भी है, उसमें टीडीपी भी है और भी घटक दल उससे। आपको तो मालूम है शिवसेना कहाँ खड़ी है? आपको ये मालूम है आज मुरली मनोहर जोशी जी ने कल क्या कहा है? उन्होंने तो कह दिया ना, उनकी भी तो हम बात मानेंगे, जिनकी मुरली बनारस में रह गई और जोशी जी चले गए कानपुर में। बताइए क्या हो उनके साथ? वो कह रहे हैं मोदी जी की लहर नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई कि नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के करीब पहुंचे, कुछ सीटें कम हो, तो क्या ऐसा कोई मोर्चेबंदी हो सकती है जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल हो, चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करे या कोई ऐसा फ्रंट बने मोदी को रोकने के लिए? तीसरे मोर्चे के लिए तो नेताजी बराबर कह रहे हैं। तीसरे मोर्चे की तो बात चली रही है और पूरा देश समझ रहा है। मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया बलात्कार को लेकर कि लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है और इसमें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए और मेरी सरकार बनेगी तो हम इस सजा को खत्म करेंगे। क्या आजम खान इस मुलायम सिंह के इस बयान की तस्दीक करके उसको सही मानते हैं? हमें पहली बात तो इसकी तफसीलात नहीं मालूम है, नेताजी से इस बारे में बात नहीं हुई है और क्या कहा गया क्या दिखाया गया इस पर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। वही बात के आधा सच पूरे इस 21वीं सदी में इतने डिस्कनेक्ट तो आप नहीं हो सकते कि एक हफ्ते से जिस पर चैनल पर चर्चा हो रही है, चैनल पर उनके बयान आ रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं, मुलायम सिंह ने कभी खंडन नहीं किया, आप कह रहे हैं कि आपको हम अपने नेता की नीयत पर शुभा कर ही नहीं सकते, चाहे उनकी जुबान से कुछ भी निकल जाए। नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि उनकी जुबान से ऐसा कुछ निकला होगा। इससे ये बात तो समझ में आ रही है कि आजम खान सहमत नहीं है, इसलिए बच रहे हैं उस पर कुछ भी कम नहीं करने से। मैं नेताजी के रोए रोए से सहमत हूं, लेकिन नेताजी के रोए रोए से प्यार करना और नेताजी की अंधभक्ति में उन्होंने कोई बहुत जघन्य अपराध जैसा बयान दिया, बयान को सही मानना या उसे इग्नोर करना। मेरे नेता का मेरे सामने इतने कड़े शब्दों में अपमान मत कीजिए ना। पूरे देश ने उनका बयान सुना आजम साहब और सब जगह ये इसकी निंदा हुई। अखिलेश यादव तक ने अपना बयान दिया जिसमें रफू किया उन्होंने कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, फांसी नहीं होनी चाहिए। क्या आजम खान मानते हैं कि गैंग रेप के मामले में अगर कहीं ऐसी घटना हुई, गलती करके इसको माफ किया जा सकता है या सजा कम होनी चाहिए कि गलती थी, लड़के तो लड़के? नहीं, देखिए कानून जब तक कानून है उस कानून से इत्तेफाक ही किया जा सकता है, लेकिन कानून आसमानी किताब नहीं है। अब नेताजी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ये मुझे नहीं मालूम है, मोहब्बत दीजिए। आखिरी सवाल आजम खान साहब कि अगर जो उग्र हिंदुत्व के पक्षधर कुछ लोग हैं, चाहे वो प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे और भी अलग अलग लोग हैं जो बीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं और उनकी आलोचना होती है उनके उग्र हिंदुत्व को लेकर कि आप देश को एकजुट एक रखने की दिशा में नहीं काम करते, आप ऐसे बयान देते हैं जिससे बंटवारा या भड़काऊ भावना फैलती। आजम खान को भी दूसरे पक्ष में लोग लेते हैं कि वो जो काम वो हिंदुओं के बीच करते हैं, अमित शाह जिस ढंग से जो काम शामली और बिजनौर में भाषण देकर करते हैं, वही काम आजम खान मुसलमानों के बीच गाजियाबाद और रामपुर और अपनी रैलियों में करते हैं। मैं इसका भरपूर शब्दों में खंडन करता हूं
और इन शब्दों को अपने लिए अपमानजनक मानता हूं। जो वो लोग करते हैं ना आपने कभी सुनाया ना आपने कभी दिखाया। अमित शाह ने अच्छा जो किया एक अमित शाह की बात 40 बार सुना है। परवीन तोगड़िया जी की भाषा अगर आप सुना देंगे तो आपको लगता है सुनाने लायक है? कई बार वो भाषा ऐसी है कि आप नहीं सुना सकते। मेरी आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैं यही कहने जा रहा था कि अगर आप सुना देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप नहीं सुनाते हैं, ये देश के साथ आप उपकार करते हैं। चलिए आजम खान, हम ये भी कभी दिखाएंगे, चुनावी मौसम है, फिर कभी हम रामपुर आएंगे। लेकिन आजम साहब से बहुत बार सवाल हमने पूछा कि क्या कोई अफसोस है आपको उन बयानों के लिए जिन बयानों की निंदा हुई, लानत मलामत हुई, आलोचना हुई। लेकिन आजम साहब कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हुई वो हमारे उस दर्द को हमने अपने शब्दों में बयां किया है। यही बात है आजम खान साहब ने जो कही हमसे बातचीत में। शुक्रिया आजम खान साहब, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। न्यूज़ 24 पर देखिए कुछ और खबरें।